I did want to see this. I did want to see the meeting between Jay Shekar and JD Vance as they stun Germany. Let's hear what they have to say. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई। जर्मनी हर कुछ समय बाद ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है। इसका नाम है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में देखिए भारत के डॉक्टर अजय शंकर और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, ये सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो छा गए। जेडी वैंस के बारे में तो ना आज के I'll समय read that after Shruti. इंटरनेशनल मीडिया चाहे सीएनएन बीबीसी कहीं भी आप पढ़ लीजिए, सिर्फ एक हेडलाइन आपको मिलेगी। जेडी वैंस ने म्यूनिक में खड़े होकर यूरोपियंस के सामने ही यूरोप को अटैक किया। फ्री स्पीच और Yeah, this is what I've seen on my timeline is that he was attacking Europe and saying that they're becoming the totalitarianism states. They're just becoming, they've fallen off the beaten path. माइग्रेशन को लेकर यूरोपियंस को बताया कि बाहर के लोग आके पूरा यूरोप तुम्हारा कब्जा आ जाएंगे, यू मस्ट टेक एक्शन। और जेडी वैंस की बातें देखिए इतनी कड़वी थी, यूरोपियंस को इतनी कड़वी लगी कि जर्मनी के वाइस चांसलर ओलाफ शॉल्ज ये खुद खड़े हो गए और इन्होंने ओपनली आलोचना करी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की। और तो और जर्मन मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जेडी वैंस कैसे कर सकते हैं कि जर्मनी में खड़े होकर ये बोल दिया कि जर्मनी तो एक डिक्टेटरशिप या फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। जर्मनी आपको अथॉरिटेरियन रिजीम दिखती है, जेडी वैंस आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मगर जेडी वैंस आए, बोलकर चले गए। अब जर्मनी बहुत ज़रा गुस्सा है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से जर्मनी अथॉरिटेरियन रिजीम है या नहीं है? मतलब मैं आपका व्यू पॉइंट भी यहाँ पर जानना चाहूँगा। नाउ जेडी वैंस ने क्या-क्या कहा है जिसको लेकर जर्मनी इतना गुस्सा हो गया, थोड़ा-सा इसको और डिस्कस करेंगे। मगर पहले इंडियन पर्सपेक्टिव से ये जानते हैं कि डॉक्टर अजय शंकर जो इस तरीके से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जो इन्होंने बातें सुनाई है ना यूरोपियंस को, कि देखो होता क्या है कि तुम्हारे वेस्टर्न जो एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, ये भारत में आते हैं। जो इंडिया में आउटलायर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, उनके अपने एजेंडा होते हैं। उनसे आपके जो एम्बेसडर्स हैं बातचीत करना शुरू कर देंगे, उनको एम्बेसीज में इनवाइट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। अगर इसका छोटा सा फ्रैक्शन, इसका कुछ परसेंटेज भी एक इंडियन एम्बेसडर कर ले तुम्हारे देश में ना, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो ये छोटी सी क्लिप है जयशंकर साहब की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर इन्होंने किस तरीके से यूरोपियंस को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। Every country has its mainstream politics. It has its outliers. Okay. If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. ये देखिए छोटी I बात wonder what he means exactly by that. Like, I wish there was some like examples that he would point out that are these double standards. नहीं होती जर्मनी में बैठकर यूरोपियंस को ये बोलना, जो तुम्हारे एम्बेसडर करते हैं ना हमारे देश में, अगर हमने कर दिया तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको याद होगा जर्मनी की साइड से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई थी अरविंद केजरीवाल लीगल इशू को लेकर, जो उनका वो लिकर स्कैम को लेकर चल रहा था अरविंद केजरीवाल का। बार बार जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी और इंडिया ने एक बार को जर्मनी के डेप्यूटी चीफ को सम्मन भी किया था और ये कहा था कि देखिए एक केस चल रहा है जहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक आदमी गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। आप यहां पर स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो? आप ये बार बार क्यों कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलना चाहिए? आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट क्यों है They're telling me Germany was projecting a little bit. इस केस को लेकर? तो ये एक सिंपल सा एक No. छोटा सा उदाहरण है। इससे पहले आप अगर जाओगे, कई बार इंडिया में प्रोटेस्ट That doesn't seem like that's the right thing to do. हुए हैं, चाहे आर्टिकल 370 Sorry. का इशू हो या फिर इससे I'm पहले tired. सीए एनआरसी का इशू हो। हमेशा यूरोपियन एम्बेसडर्स, इवन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स खुलकर इंडिया में कमेंट करते हैं, हमें ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर रैंकिंग्स आती है, इनके हिसाब से रिपोर्ट्स आती है। तो यहाँ पर इंडिया अब ओपनली एक ऐसे टाइम में जब यूएसए भी खुल के कह रहा है कि जर्मनी एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका है और जर्मनी के मिनिस्टर इसका विरोध कर रहे हैं, इंडिया के विदेश मंत्री ने भी खुलकर कह दिया कि अगर हमने वो करना शुरू कर दिया जो तुम लोग करते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना। इसके बाद जो यहाँ पर पैनल में लोग हैं उन्होंने ये पूछा, मगर आप ये तो मानोगे ना डेमोक्रेसी खतरे में है? ये आप एक बात नोट करिएगा,
चाहे यूरोप के कोई भी बड़े वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स या जो भी यहाँ पे पैनल के लोग हैं, जो इनके यहाँ जियो पॉलिटिक्स के ऑथर्स वगैरह हैं, वो एक बात कॉमन बोलते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये एक यूरोप से लगातार इको आ रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जब जयशंकर साहब के सामने ही बोला कि ये तो मानोगे ना डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला नहीं, और डेमोक्रेसी ओवरऑल इंडिया में परफॉर्म भी कर रही है। ये जो छोटी सी क्लिप है यहाँ पर, ये आप सुनिए। What do you think about Western democracy? Well, look, before I do that, let me, because I think I appear to be an optimist in what is a relatively pessimistic panel, if not room. इन्होंने कहा है कि जो ये पूरा रूम है, पैनल है, काफी निराशावादी लग रहा है डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेकर। He's like, the vibes, they a little low here, so I'm about to turn them up. So I'll begin by sticking up my finger, and don't take it badly, it's the index finger. This, the mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. ये कह रहे हैं मेरी उंगली देखो, यहाँ पे तुमको ये स्याही का जो मार्क दिख जाएगा ना, ये निशानी है कि मैं वोट करके आया हूँ। भारत में अभी चुनाव हुए हैं, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, फिर उसके बाद वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन हुए हैं, एंड एवरीवेयर इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। Voted. We just had an election in my state. Is that Delhi? Yes, over. Last year, we had a national election. In Indian elections, roughly 2/3 of eligible voters vote. At the national election, electorate of about 900 million, about 700 million voted. We count the votes in a single day. Nobody disputes the result after it's announced. And if you look, and by the way, from the time we started voting, I know I've said this, I bring this up every time, but man, this guy is really good at his job. He's really good. in the modern era, 20% people more vote today His than communication they did skills are decades ago. like ये बहुत बड़ी 99 बात max है stats. कि इंडिया में डेमोक्रेसी पर लोगों का विश्वास जागा है। कई दशकों पहले आप अगर देखो तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भारत में कम हुआ करती थी। अब ओवरऑल आप अगर देखो पैन इंडिया में 20% ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कंपेयर। I would like to see though if I know it's a lower percentage, but ideally the population has increased. So has it really been the same amount of people? It just as the population increased, it just seems it's like the same amount. So yes, technically it's a decrease, but it's the same amount of voting. You guys know? Are you guys picking up what I'm putting down on that? to earlier times. So the first message that somehow democracy is in trouble globally, worldwide, I'm sorry, I have to differ with it. I mean, right now we are living well, we are voting well, we are optimistic about the direction of our democracy, and for us, democracy is actually delivered. ये जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि ओवरऑल डेमोक्रेसी इज डूइंग वेल। ये जो आपका यहाँ पे निराशावादी वाला ये मैसेज होता है ना बार बार कि डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है। और प्रॉब्लम देखो ये आती है दुनिया में, अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो कई यूरोपियन देश अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। A time, and I have to say this in all honesty, where West treated democracy as a Western characteristic and was busy encouraging non-democratic forces in the global South. It still does. I mean, And he's not wrong. He's definitely not wrong. Over the past few years, past few decades, it seems like the democracy over here in America has developed this bureaucracy where this political machine has put its like sticky little fingers in world issues and has probably created some of the world issues that we're having to deal and clean up with today. And if we just consider that democracy and allocate that just to just that being responsible to the West, I think we're being super short-sighted. in many cases, I can point to some very recent ones, where actually everything that you say you value at home, you don't practice abroad. अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ना जेन्युइनली जब तक ये And he's basically saying you guys are a bunch of hypocrites. कॉन्फ्रेंस थोड़ी खत्म होने को आ रही थी, ऑर्गेनाइजर्स And I love America. I bleed red, white, and blue, but he's not wrong. I think a lot of Americans, especially my generation, the generation before me, I'm 30. A lot of the ones who are in their 40s grew up and were conflicted with Vietnam, with the Bay of Pigs, with Iran, Iraq,
basically, it's always like, hey, there's drugs like poppy seeds. Oh, we got to protect the farmers. Oh, you got oil. We got to bring democracy. It's just, you know. इसकी शक्ल पे लिटरली लग रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी क्यों है। पहले तो ये जयशंकर साहब ने खुल के ये बोल दिया कि जो तुम करते हो अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया तो झेल नहीं पाओगे। तुम खुल के जहाँ पे तुमको सूट करता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। फिर जेडी वैंस आए, इन्होंने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट और कड़वी बात है ये बोल दी जर्मनी में। With all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. नाउ ग्रेटा थनबर्ग आपको याद होगा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, खूब स्टेटमेंट्स दे Calling out the other spectrum person. He's like, hey, look, I know you guys are calling our person out on the spectrum. We had to deal with y'all's for a hot minute, okay? देती थी। अमेरिकन्स ने सुना कि ठीक है एक यहाँ पे यूरोपियन लड़की है और बार बार क्लाइमेट चेंज से Ours just happens to be, a super scientist. Yours just really likes to hug trees. रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे रही है, काफी न्यूज में थी। जेडी वैंस यहाँ पर ये कह रही हैं कि यूरोपियन लीडर्स आज के समय कंप्लेन कर रहे हैं इलॉन मस्क को लेकर। कई जो यूरोपियन लॉ मेकर्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि इलॉन मस्क का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, इसको यूरोप में ऑल टुगेदर बैन कर देना चाहिए। जेडी वैंस का ये कहना है कि अगर हम लोग ग्रेटा थनबर्ग को सुन सकते हैं 10 साल तक, तो कुछ महीने तक तुम भी इलॉन मस्क को बर्दाश्त कर सकते हो। ये बात इनको यूरोप को बोलनी पड़ी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी में आज के समय कई पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे फार राइट में हो या फिर लेफ्ट में हो, उनको मंच नहीं दिया जा रहा और बहुत सारे वोटर्स को ये बोला जा रहा है तुम्हारी आवाज मैटर नहीं करती। But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. There is no room for firewalls. अगर तुम ये सोचते हो कि इंटरनेट की सेंसरशिप करोगे कि एक एरिया इंटरनेट का तुम्हारे देश में ना दिखे और तुम्हें बस अपनी जनता को एक सर्टेन व्यू पॉइंट दिखाना है, वो करोगे तो डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। I was like, that's such a weird analogy, but that makes sense. Like, hey, stop censoring stuff. Stop putting up firewalls when people are looking up and trying to find information. Stop trying to censor your people. ये बात देखिए अमेरिकन्स को जर्मनी में खड़े होकर बोलनी पड़ी। तो अगेन ये ओवरऑल आप कह सकते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक डिजास्टर थी। You're starting to not like Elon Musk after the Marco Elez rehiring. जर्मनी के मिनिस्टर्स को Don't let काफी me बार forget about अपनी that. सरकार को अपने देश की look डेमोक्रेसी that को up right डिफेंड after करना this. पड़ा और शायद अगली बार हो सकता है कि ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट भी ना करे इस कॉन्फ्रेंस पे। और अभी देखिए जर्मनी की चिंताएं खत्म हुई नहीं है। अभी मोस्ट प्रोबेबली ट्रंप और पुतिन का समिट भी होना है, वहां पर देखना होगा जर्मनी क्या रिएक्शन देता है। मुझे Gotta really give it emphasis. He really gave him the finger. ऑनेस्टली लग रहा है इमैनुअल मैक्रों की लीडरशिप के अंडर हम एक यूरोपियन मिलिट्री को देखेंगे। फाइनली यूरोपियंस नेटो पे डिपेंड करना छोड़ देंगे। जो अमेरिकन्स की टोन है, लैंग्वेज है, इससे यूरोपियंस को समझ में आ रहा है कि अब खुद का ध्यान रखने का टाइम आ चुका है और यूरोप बदल जाएगा। क्योंकि देखो जब आपको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, खुद की रक्षा करनी पड़ती है, तब आप जिस तरीके से यूरोप को एक गार्डन बना के रखते हो वैसा अब रहेगा नहीं। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर। और ऑब्वियसली अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल इवेंट होना है ट्रंप पुतिन की मीटिंग, इस पर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं Absolutely. So much stuff is happening so fast. And honestly, man, because things are happening so fast, I think everyone's just expecting these chain reactions to happen. And I think we gotta, like, with meetings like this, especially with Jay Shankar or JD Vance, the things he says, the things that they say, I really do feel like it's going to take a few months, maybe even a year and a half into this presidency to really see what are the tariffs going to do? Are the prices going to come down? Because right now everything's in flux, and right now we're just ripping band-aids off. We're just popping up the hood, ripping a whole bunch of shit out. So things are going to be messy. It's going to be uncomfortable. There's going to be like this uncomfort growth period that I don't think's happening just in America. I think it's for the world. I think this global shift. And before I have any real hard opinions, I gotta let some things cook. I gotta let some things cook. Can you provide me a honest pros and cons list of Elon's rehiring of Marco Elez?
I don't even know who this person is. Pros, forgiveness and second chances. We're being empathetic, huh? Most decision can be seen as an act of forgiveness, offering a second chance to someone who has made past mistakes. Maybe not in politics, like where we're at right now in the government. We're trying to do some crazy stuff. Youthful perspective. Alez, being 25 years old, could bring a fresh, innovative perspective to the government efficiency program. Okay. Supporting key figures, public opinion, a significant percentage. 78% of respondents in Musk X poll favored the rehiring. Well, a majority of people, he was effing racist. Yeah, what are his past controversies? Mark-and-Less past controversy stemmed primarily from racist and offensive social media posts where he made on X, formerly Twitter. His normalized Indian hate, and I was racist before it was cool. Well, shit. Okay. Following the exposure of the post, Ilez resigned from his position where the Department of Government Efficiency asked where he worked under Doge. Okay, so I can understand why you don't like this guy. This is the first time I've heard of him, so I'm going to have to do a little bit more digging for sure. Said I was racist before it was cool. Man, how are you standing on business on that? Like, even if you're trolling, like, you hit Kanye. You never go full Kanye.